बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री एमडी कैट और नम्स के लिए आज हमारा अगला टॉपिक है बायोमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम SN2 मैकेनिज़्म को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि जितनी भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं सब के रिएक्शंस SN2 मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोसीड होते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या याद रखना है कि SN2 मैकेनिज़्म जो है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं SN2 और बायोमोलेकुलर को देख के वो ये समझते हैं कि शायद SN2 जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। आप इसका इन्वर्स रिलेशन बनाएं कि SN2 मैकेनिज़्म जो है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। सिंगल स्टेप का मतलब ये है, सपोज करें मेरे पास है एक एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, ये मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी सपोज कर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ जैसे कि OH है। ठीक है। ये OH क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और चूंकि जब ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और हैलोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा काम bond formation between nucleophile and electrophilic carbon and the bond breaking between electrophilic carbon and the halogen which is living group, ये सब कुछ क्या होगा एक टाइम पे होगा। आई मीन टू से कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन को मैं BF लिख देता हूँ और एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये क्या होगा, ये सेम होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग को मैंने BR लिख दिया। ठीक है। एट द सेम टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे इसके अंदर थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि हमेशा जो है न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल मैंने ये लिख लिया, और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो हमेशा बैक साइड से हुआ करेगा। ठीक है, अटैक फ्रॉम बैक साइड। अब इसका क्या रीज़न है, इसकी वजह क्या है, या इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप देखें ज़रा। सपोज़ करें अगेन मेरे पास एक क्लोरोइथेन का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया जो कि मेरे पास है CH3 CH2 एंड क्लोरीन। इसके ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जब न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, हमें पता है कि जो लिविंग ग्रुप है वो भी एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन सफिशेंट स्पीशीज़ होता है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। सो ये क्या काम करेंगे, ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल ये दोनों आपस में रिपल्शन करते हैं। इसलिए हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक करेगा। आई मीन टू से कि जिस साइड पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस साइड पे हैलोजन प्रेजेंट होगा, उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिवली कार्बन के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेकिंग करके यहाँ से जाना, ये चूँकि एक ही वक्त में हुआ करता है। सो हमारे पास इसके लिए हम पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या है, पॉइंट नंबर 4 में यह है कि इस न्यूक्लियोफाइल को एनफ स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 CH2 और Cl है। सो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इस क्लोरोइथेन के ऊपर जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सपोज करें मैं यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल अब ले लेता हूँ जो कि क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। पॉइंट नंबर 3 में हमने ये बात की है कि ये हमेशा लिविंग ग्रुप के ऑपोजिटली अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यार यहाँ से नहीं कर सकता, यहाँ से भी नहीं कर सकता, इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि दोनों के बीच में रिपल्शन है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को एनफ स्पेस क्रिएट करने के लिए, ताकि ये आसानी से अटैक कर जाए, इस कार्बन की जो हिब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम sp3 से sp2, ये हिब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब हमें पता है कि कार्बन के जब 4 बॉन्ड्स होते हैं तो इसकी sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन जब 3 बॉन्ड्स होते हैं तो इसकी हिब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है।
अब यहाँ पे जो कार्बन के sp2 हिब्रिडाइजेशन है उसमें जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होगा 2pz वाला ऑर्बिटल। चूँकि अगर आपने हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक डिटेल से पढ़ा है तो हमें पता है कि 2pz ऑर्बिटल क्या होता है। सो sp2 हिब्रिडाइजेशन में ये लास्ट वाला ऑर्बिटल जो है 2pz ये अनहिब्रिडाइज्ड हो जाएगा अनहाइब्रिड हो जाएगा। और अनहाइब्रिड के रिजल्ट में फिर क्या होगा कि उसके एक लोब पे न्यूक्लियोफाइल आने के लिए अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप जाने के लिए अटैच हो जाएगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इस तरह कंसीडर कर रहा हूँ कि सपोज करें यहाँ पे मेरे पास ये है कार्बन जिसका एक ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है 2pz वाला, और ये इसका दूसरा लोब है, ये इसका फर्स्ट लोब है, ये इसका सेकंड लोब है। यहाँ पे ये तीन जो है ना इसके यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे क्या अटैच है CH3 अटैच है। अब इस लोब के ऊपर ये जो OH न्यूक्लियोफाइल है हमारा ये आने के लिए अटैच है, और इस लोब के ऊपर ये क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये जाने के लिए अटैच है। आई मीन कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और हमेशा याद रखें कि कोई भी ऑर्बिटल अपने दोनों लोब शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी, और इस स्टेट को हम क्या नाम देंगे, इस स्टेट को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट हुआ करती है, और ये फ़ौरन जो है ना प्रोडक्ट में जाना पसंद करेगा। यहाँ से ये कहता है कि ये बॉन्ड भाई जान अगर बनाना है तो जल्दी से बनाओ, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना है जल्दी से ब्रेक करो, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल को एनफ स्पेस क्रिएट करने के लिए इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की जो हिब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 बन जाएगी, और दोबारा जब न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और हैलोजन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोबारा हिब्रिडाइजेशन sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, sp3 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमारे पास जो फाइनल स्टेज आएगा, फाइनल स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इसके साथ OH अटैच हो जाएगा, और CH3 को मैंने नीचे लिखा था, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स थे, ये दो हाइड्रोजन मैंने इसके साथ यहाँ पे लिख दिए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कार्बन के दोबारा से क्या बॉन्ड्स बन गए, 4 बॉन्ड्स यहाँ पे दोबारा इसके स्टेबल हो गए। सो यहाँ पे दोबारा हिब्रिडाइजेशन इसके sp3 हो गई। अगर ट्रांजिशन स्टेट में आप देखते हैं तो कार्बन के कितने स्टेबल बॉन्ड्स हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। यहाँ पे ये जो अनहिब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल था वो उसके दोनों लोब्स पे न्यूक्लियोफाइल आने के लिए अटैच है और लिविंग ग्रुप जाने के लिए अटैच था। सो वहाँ पे कोई एक्चुअल बॉन्ड वहाँ पे नहीं था, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 हमारा हो गया है। पॉइंट नंबर 5, अब पॉइंट नंबर 5 में अगर आप देखते हैं पहले जो था फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारा हैलोजन था वो फ्रंट साइड पे अटैच था, यहाँ पे अटैच था, मतलब ये है कि ऐसे अटैच था, CH3 CH2 Cl यहाँ पे अटैच था। लेकिन अब अगर आप देखते हैं हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है OH वो कहाँ पे अटैच है, वो बैक साइड पे अटैच है। सो SN2 मैकेनिज्म में हमेशा आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मीन्स कि टोटली 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। पहले आपका जो है ना न्यूक्लियोफाइल क्या था, फ्रंट साइड पे अटैच था। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच है, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड के ऊपर अटैच है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। ये सारे पॉइंट्स MDCAT है, नम्स है, या आपके वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, सब में MCQs के लिए पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 5 था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अब ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये बात क्लियर करेंगे कि ये SN2 या बाईमोलेकुलर क्यों है। चूंकि हम एडवांस में ये बात कर चुके हैं कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग ये सेम टाइम पे होती है, सेम टाइम के ऊपर हुआ करती है जी। सो चूंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो गया, और इस सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। एक हमारा कौन है, एक हमारे पास है CH3 CH2 Cl जो कि हमारा एल्काइल हैलाइड है, और दूसरा मॉलिक्यूल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, सपोज करें मेरे पास ये OH नेगेटिव है, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स चूंकि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, और हम मॉलिकुलरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो
अगेन मैं एक दफ़ा बता दूं, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब चूंकि ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और इस सिंगल स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जो कि एक एल्काइल हैलाइड है और एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होगा? वही एक ही स्टेप होगा ना, चूंकि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होगा। और उस स्टेप के अंदर मॉलिक्यूल्स कितनी इन्वॉल्व हैं? दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी है वो हमारे पास है 2। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? बायोमोलेकुलर या SN2 मैकेनिज्म का नाम हम देते हैं, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप ही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। दैट्स वाई लास्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 7 में हम क्या बात करते हैं? हम रिएक्शन काइनेटिक्स, काइनेटिकली हम इसको देखते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स। अब अगर आप इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रोसीड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो है विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड्स, इस रिएक्शन का जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है, और विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल भी ये क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर बनेगा, इसका ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास ये बनेगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सो काइनेटिकली अगर आप चेक करें तो हमें ये पता चलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और विद रिस्पेक्ट टू बोथ रिएक्टेंट्स जो है, विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड ये फर्स्ट ऑर्डर है, एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा SN2 मैकेनिज्म का वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है।